नमस्कार, फिक्र आपकी में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों के साथ। ब्रेकिंग न्यूज अल शिफा अस्पताल से जुड़ी हुई, जहां 32 मरीजों की मौत हो गई है। मेडिकल सप्लाई की कमी से 32 लोगों की मौत हो गई है। अस्पताल के महानिदेशक ने इन मौत की पुष्टि की है। गाजा के अल शिफा अस्पताल में 32 मरीजों की मौत की खबर। मेडिकल सप्लाई की कमी की वजह से यह मौत हुई है। उधर बड़ी खबर हमास से जुड़ी हुई। हमास की अल कस्साम ब्रिगेड का बड़ा दावा, 4 इजरायली वाहनों को टारगेट कर तबाह किया। नॉर्थ वेस्ट गाजा के इलाकों में हमले का दावा किया है हमास की अल कस्साम ब्रिगेड ने। उधर लेबनान बॉर्डर से इजरायली सीमा में 2 ड्रोन घुसाए, जिनको तबाह कर दिया इजरायल की सेना ने। इजरायल की सेना ने ड्रोन को नष्ट करने का दावा किया है। दक्षिणी लेबनान में रॉकेट हमलों का जवाब दिया, यह कहा है इजरायल की सेना ने। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पोती की सुरक्षा में सेंध लग गई। काफिले की गाड़ी के शीशे तोड़ने की कोशिश की गई। सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने 3 अज्ञात लोगों पर गोली चलाई, इसे रोकने के लिए। उधर ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने कैबिनेट में फेरबदल किया। पूर्व पीएम डेविड कैमरून को विदेश मंत्री बनाया गया है। सुनक ने गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन को बर्खास्त कर दिया। सुएला ने लंदन पुलिस पर फिलिस्तीन समर्थक होने का आरोप लगाया था। दिल्ली पुलिस के 2 सब इंस्पेक्टर रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किए गए। सीबीआई ने 12 खंभा रोड थाने के 2 सब इंस्पेक्टर्स को पकड़ा है। शिकायतकर्ता को फंसाने की धमकी देकर इन्होंने रिश्वत मांगी थी। उधर मणिपुर हिंसा के बीच गृह मंत्रालय का एक्शन। पूर्वोत्तर में मैतेई समर्थित 9 चरमपंथी संगठन गैर कानूनी घोषित किए गए हैं। संगठनों को 5 साल के लिए गैर कानूनी घोषित किया गया है। ब्रेकिंग नंबर 8, उत्तरकाशी में टनल में फंसे 40 मजदूरों का अब तक रेस्क्यू नहीं हो पाया है। 15 मीटर हिस्से से मलबा हटाया गया है। ऑल वेदर नेशनल हाईवे रूट के हिस्से में यह सुरंग बन रही थी। और दिल्ली में AQI 450 के पार जाने पर लगेगा ऑड इवन। दिल्ली सरकार ने कहा, आतिशबाजी से प्रदूषण बढ़ा है। NDMC ने अपने इलाकों की पार्किंग फीस दोगुनी कर दी है। तो ब्रेकिंग न्यूज के बाद आइए अब आपको बताते हैं कि आज आपके लिए कौन कौन सी खबरें खास हैं। पहली खबर, गाजा में हमास को कितना नुकसान हुआ या इजरायल ने जमीनी हमले की भूल की। आपको गाजा पट्टी से टैंकों पर रियल रिपोर्ट दिखाएंगे। दूसरी खबर, गाजा के 3 अस्पतालों में नो ऑक्सीजन के बोर्ड क्यों लगे। जंग के बीच हजारों मरीजों पर बारूदी काल कैसे मंडरा रहा है, यह आपको दिखाएंगे। तीसरी खबर, 60 मिनट में हिजबुल्लाह ने इजरायली पोस्ट पर 15 स्ट्राइक की। IDF ने बाद में कैसे बदला लिया, इस फ्रंट पर छिड़ी भयानक लड़ाई आपको दिखाएंगे। और चौथी खबर, अमेरिकी सैन्य बेस पर फिर से रॉकेट हमला हुआ है। जवाब में सीरिया में अमेरिका ने स्ट्राइक की। क्या यह नए युद्ध की चिंगारी है? और पांचवी खबर, भूमध्य सागर में अमेरिकी ब्लैक हॉक क्रैश हुआ। इसमें 5 सैनिकों की मौत हुई। यह हादसा है या हमला, ग्राउंड से आपको पड़ताल दिखाएंगे। तो इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने कैसे समंदर के अंदर हमास के हथियार खोजकर उनको तबाह किया। वेस्ट बैंक के इलाकों में कैसे इजरायली सैनिकों और फिलिस्तीनी समर्थकों के बीच आमने सामने की जंग चल रही है। गाजा युद्ध में अब तक संयुक्त राष्ट्र के कितने कर्मचारी अपनी जान गंवा चुके हैं। इन सब खबरों के लिए देखिए 2 मिनट में 38वें दिन की वॉर रिपोर्ट। गाजा में हमास के ठिकानों पर इजरायल का एक्शन जारी। इजरायली एयरफोर्स और ग्राउंड फोर्सेस ने 4300 स्ट्राइक की। सैकड़ों एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च पोस्ट को तबाह किया गया। 300 टनल शाफ्ट भी उड़ाए। इसके अलावा हमास के 3000 ठिकाने ध्वस्त किए। हमास के खिलाफ युद्ध में एरो एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है इजरायल। IDF ने एयर डिफेंस सिस्टम के एक्शन का वीडियो जारी किया। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अंडर वाटर मिशन को अंजाम दिया। समंदर के नीचे हमास के हथियारों और विस्फोटकों को ढूंढकर तबाह किया। लेबनान बॉर्डर की तरफ से आज हुए हमलों का इजरायली आर्मी ने दिया जवाब। हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट कर हमले किए। वेस्ट बैंक में इजरायली डिफेंस फोर्सेस पर फिलिस्तीनी समर्थकों का भीषण हमला। मिलिट्री व्हीकल पर ग्रेनेड अटैक को अंजाम दिया। वेस्ट बैंक के रामल्ला में इजरायली सैनिकों और फिलिस्तीनी समर्थकों के बीच आमने सामने की जंग। इजरायली फोर्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई।
दक्षिणी लेबनान में इजराइल की भीषण एयर स्ट्राइक हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमला किया। उत्तरी गाजा से दक्षिण की तरफ लोगों का लगातार पलायन जारी। 5 नवंबर से अब तक 2 लाख लोगों ने उत्तरी गाजा छोड़ा। आईडीएफ सुरक्षा के लिहाज से लगातार लोगों को दक्षिणी गाजा जाने के लिए कह रहा है। गाजा में 38 दिनों से जारी युद्ध में संयुक्त राष्ट्र के 101 कर्मचारियों की मौत की पुष्टि। यूएन स्टाफ ने मृतकों के लिए 1 मिनट मौन रहकर श्रद्धांजलि दी। गाजा में हो रहे नरसंहार के खिलाफ अमेरिका में लगातार प्रदर्शन जारी। वॉशिंगटन में फिलिस्तीनियों के समर्थन में सड़कों पर उतरे बड़े और बच्चे। और अब फिक्र आपकी में गाजा पट्टी में हुई एक ऐसी लड़ाई दिखाएंगे आपको जो आज आपने पूरे दिन कहीं नहीं सुनी होगी। खबर हमास को हुए बड़े नुकसान से जुड़ी है और दावा यह भी है कि इजराइल को भी जवाबी हमले में भारी नुकसान हुआ है। लेकिन उससे पहले अब तक हुई जंग के वो आंकड़े दिखाते हैं जो इजरायली सेना की ओर से जारी किए गए। दावा है कि वायुसेना और ग्राउंड फोर्स दोनों ने कुल मिलाकर 38 दिन में गाजा में 4300 स्ट्राइक्स की हैं। हमास के सैकड़ों एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च पोस्ट तबाह किए हैं। 300 टनल शाफ्ट को नष्ट किया है। हमास के 3000 बुनियादी ढांचों को तबाह किया है। इनमें 100 से अधिक विस्फोटक ठिकाने और हमास के सैकड़ों कमांड कंट्रोल सेंटर्स शामिल हैं। गाजा में नेतन्याहू की फौज हमास के ठिकानों पर विध्वंसक प्रहार कर रही है। जमीन तो जमीन, आसमान से भी हमास के टेरर सेंटर्स पर काल बनकर बरस रही है। उत्तरी गाजा में जबालिया कैंप है। आईडीएफ का दावा है कि यहां पर उसकी ग्राउंड फोर्स ने हमास के बड़े ठिकाने को तबाह किया। अल करामे इलाके पर कब्जा किया। पूरे उत्तरी गाजा में एक्शन की बात करें तो इजरायली सेना की नाहल ब्रिगेड को यहां पर बड़ी कामयाबी मिलने का दावा किया गया है। हमास के 11 पोस्ट पर कब्जे और हमास का कंट्रोल लगभग खत्म करने का दावा किया गया है। हमास के 65% कमांड सेंटर्स, वेपन स्टोर तबाह किए गए। यहां तक कि गाजा पोर्ट पर भी कब्जे का दावा किया है। कहा जा रहा है कि इजरायली नौसेना अब गाजा पोर्ट पर काबिज है। आईडीएफ की 36वीं डिवीजन ने गाजा पोर्ट पर रेड की। यहां पर हमास के कमांड सेंटर होने का दावा था। सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल ने भी दावा किया है कि उसकी सेना ने एक दिन की लड़ाई में ही 150 लड़ाके मार गिराए। मीडिया रिपोर्ट्स में छपी खबर के मुताबिक इजराइल की 401वीं ब्रिगेड ने हमास की शाटी बटालियन के बद्र आउटपोस्ट को नष्ट कर दिया। यहां पर 150 लड़ाके मारे जाने का दावा किया। इस जंग में इजराइल की सेना को भी भारी नुकसान पहुंचा है। एक मेजर समेत 6 जवानों के मारे जाने की खबर है। शाटी बटालियन पर हमला करने के लिए इजराइल की सेना को हवाई हमलों की मदद भी लेनी पड़ी। वहीं 7 अक्टूबर के बाद से अभी तक हमास को हुए नुकसान की बात करें तो इजराइल का दावा है कि उसने इस दौरान 1500 से अधिक लड़ाकों को मार गिराया है। लेकिन क्या वो यहां से अब जंग जीतने के करीब है? तो इसका जवाब फिलहाल नहीं में है, क्योंकि आईडीएफ अभी तक हमास लीडर सिनवार और दाइफ तक नहीं पहुंच पाई है और बिना उन तक पहुंचे ये जंग जीतना इतना आसान भी नहीं है। तो जो रिपोर्ट आपने देखी उसमें शामिल हमास के नुकसान की जानकारी इजरायली सेना के हवाले से थी, लेकिन हमास का दावा अलग है। इजरायल के लिए गाजा पट्टी में फतेह के रास्ते कांटों भरे हैं। यह रिपोर्ट भी कम चौंकाने वाली नहीं है, लेकिन उसे बताने से पहले आपको हमास की चुनौतियों से जुड़े 3 बड़े कारण बताते हैं। पहला, हमास के लड़ाके ईरान और उत्तर कोरिया के हथियारों से लैस है। यह खुलासा बस थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे। इजरायल की सेना खुले इलाके में होती है और हमास के लड़ाके छिपकर वार करते हैं। और तीसरा, ग्राउंड फोर्स का सबसे ज्यादा नुकसान टैंकों को हो रहा है। इजरायल की सेना का कहना है कि जमीनी हमले शुरू होने से लेकर अब तक उसके 44 सैनिक मारे गए हैं, लेकिन टैंकों का कितना नुकसान हुआ यह आंकड़े इजरायली फोर्स नहीं दे रही है, मगर इसका खुलासा अल जजीरा ने किया है। ये रिपोर्ट देखिए।
हमास कुछ इस अंदाज में गाजा में इजरायली सेना के टैंकों को नष्ट कर रहा है। वो लगभग हर दिन इजराइल को होने वाले इस नुकसान का वीडियो भी पोस्ट करता है। इजराइल की ओर से उसके इन दावों पर इन 38 दिनों में कभी कुछ नहीं कहा गया। इजराइल ने कभी यह स्वीकार नहीं किया कि उसके कितने टैंक इस तरह के गुरिल्ला हमलों में तबाह हुए। लेकिन अल जजीरा के हवाले से सोशल मीडिया पर एक रिपोर्ट वायरल है जिसमें इजराइल के कई मरकावा टैंकों के तबाह होने के सबूत दिए जा रहे हैं। ये अल जजीरा का मैप कहा जा रहा है, सैटेलाइट इमेज है। कहा जा रहा है कि हमास के लड़ाकों ने इजराइल के 1-2 नहीं बल्कि अब तक 88 टैंक नेस्तनाबूद कर दिए। इस रिपोर्ट में 8 नवंबर तक के नुकसान की जानकारी दी गई। दावा किया गया कि 3 नवंबर तक गाजा में जहां इजराइल के 383 टैंक तैनात थे, वहीं 8 नवंबर तक आते आते इनमें से 88 टैंक अचानक से गायब हो गए। यहां गायब होने का मतलब उनके तबाह होने से है। ये टैंक किन हथियारों से निशाना बन रहे हैं, ये खुलासा भी चौंकाने वाला है। लेकिन उससे पहले आईडीएफ का इसी पर आधा कबूलनामा दिखाते हैं। आईडीएफ ने आज एक वीडियो जारी किया और आरोप लगाया कि हमास के लड़ाके बिना यूनिफॉर्म ग्राउंड फोर्स पर हमला कर रहे हैं, आम नागरिक के रूप में गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जिन हथियारों का इस्तेमाल गाजा में कर रहे हैं या फिर 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले में किया था, उस पर द सन की रिपोर्ट देखिए। 7 अक्टूबर को हमास लड़ाके ईरानी हथियार लेकर घुसे थे। ईरान ने हमास को कई आधुनिक हथियार दिए थे। मारे गए और पकड़े गए लड़ाकों से ईरान में बने हथियार बरामद हुए थे। उन लड़ाकों के पास से बम टाइमर, सुसाइड ड्रोन भी मिले थे। हथियारों को इजराइल ने सबूत के तौर पर जुटाया है। ये ईरानी हथियार इजरायली बेस पर रखे गए हैं। इसको एमएलएच कहते हैं और ये इसकी खासियत ये है कि इसके पीछे मैग्नेट लगा होता है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये ईरान मेड बॉम्ब है जिसकी तस्दीक ये स्टिकर करता हुआ आपको नजर आएगा। इसके अलावा जितने हथियार आपको नजर आ रहे हैं, आर्म्स नजर आ रहे हैं, एम्यूनिशंस नजर आ रहे हैं, इनकी खासियत यह है कि इसमें से 15% आर्म्स जो हैं वो ईरान मेड हैं। ये अपने आप में सबसे चौंकाने वाला खुलासा इस वक्त जो डिफेंस फोर्सेस हैं उन्होंने किया है। साफ है कि इजराइल अगर ये दावा कर रहा है कि वो गाजा की जंग आसानी से जीत लेगा, तो फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमास ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ रहा है। उसे ईरान का सैन्य समर्थन हासिल है और इसके दम पर वो वॉर गेम बदल देने का दावा कर रहा है। तो हमास से जंग में इजराइल को सिर्फ सैनिकों के जान माल का नुकसान नहीं हो रहा है। हमास सिर्फ उसके सैन्य वाहन और टैंकों को निशाना नहीं बना रहा है, बल्कि इस युद्ध से इजराइल का बजट भी बेतहाशा बिगड़ रहा है। सीप्री और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इजराइल को युद्ध की वजह से अब तक $8 बिलियन का आर्थिक नुकसान हो चुका है, ये सीप्री और ब्लूमबर्ग कहते हैं। वो हर दिन $260 मिलियन का खर्च उठा रहा है। इस साल बजट का घाटा आर्थिक उत्पादन का 4% पहुंच गया। 2024 में आर्थिक घाटा 5% तक पहुंचने की आशंका है। 2022 में इजराइल ने सेना पर $23.4 बिलियन खर्च किए। इजराइल जीडीपी का लगभग 5% सेना पर खर्च करता है, लेकिन इन तमाम डेटा के बावजूद, इन तमाम आंकड़ों के बावजूद ऐसा कहीं से नहीं लगता कि नेतन्याहू अपनी सेना के इस ऑपरेशन में या हमास के खात्मे में जरा सा भी, रत्ती भर भी कोई वो यहां कमी लाने जा रहे हैं। खैर, अब ये अगली स्टोरी देखिए। बारूदी काल बर्बाद अस्पताल। गाजा के अल-कुद्स अस्पताल के पास भीषण गोलीबारी की खबर है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हमास के लड़ाकों ने अस्पताल के अंदर छिपने की कोशिश की है। अस्पताल के गेट पर इजराइल के जवानों पर फायरिंग की गई है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जवानों ने कार्रवाई में उनको ढेर कर दिया। तो देखिए, अस्पताल बहुत ज्यादा अब गाजा में एपीसेंटर बन चुके हैं इस वॉर के, क्योंकि इजराइल की सेना का कहना है कि ये अस्पताल कम और हमास के कमांड सेंटर्स, हमास के ठिकाने ज्यादा है, और इसीलिए अब इन अस्पतालों के आसपास इजराइल की सेना अपना शिकंजा कस रही है। ये अल-कुद्स अस्पताल है, बहुत बड़ा अस्पताल है गाजा का, उसके पास भीषण गोलाबारी हुई है। हमास के लड़ाकों ने अस्पताल के अंदर छिपने की कोशिश की और अस्पताल के गेट पर ही इजराइल के जवानों पर फायरिंग की, जिसमें जवाबी कार्रवाई में इजराइल की सेना ने हमास के लड़ाकों को ढेर कर दिया। तो गाजा में अब अस्पताल वॉर के एपीसेंटर बन गए। गाजा के अस्पतालों से कभी भी सबसे बड़े नरसंहार की तस्वीरें सामने आ सकती हैं।
अस्पतालों के अंदर इलाज के बिना लोग तड़प कर मर रहे हैं तो अस्पताल के बाहर जारी भीषण लड़ाई में जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ये तस्वीरें गाजा के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक अल शिफा अस्पताल की है। अस्पताल के बाहर इजरायली डिफेंस फोर्सेस और हमास लड़ाकों के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। अल शिफा अस्पताल पिछले कई दिनों से आईडीएफ का टारगेट बना हुआ है, क्योंकि आईडीएफ का दावा है कि अस्पताल के नीचे हमास का कमांड सेंटर है। हालांकि ये हालात सिर्फ अल शिफा अस्पताल के बाहर नहीं है, बल्कि गाजा के ज्यादातर अस्पतालों में यही आलम है। ये तस्वीरें गाजा के इंडोनेशियन हॉस्पिटल की हैं। अस्पताल के पास बमबारी हुई है, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। यूरोपियन यूनियन का कहना है कि हमास अस्पतालों और नागरिकों को ह्यूमन शील्ड यानी मानवीय ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका ने भी कुछ ऐसा ही दावा किया है। इस बीच अल शिफा और अल कुद्स अस्पताल में संकट बहुत गहरा गया है। WHO के मुताबिक दोनों अस्पतालों में इलाज बंद हो चुका है। अल शिफा अस्पताल में बिजली संकट से ही अब तक 20 लोगों की जान जा चुकी है। अस्पताल के महानिदेशक का दावा है कि अब तक कुल 32 मरीजों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। शिफा का मतलब इलाज होता है, लेकिन गाजा का अल शिफा अस्पताल अब इलाज नहीं मौत बांट रहा है, क्योंकि अस्पताल के बाहर आईडीएफ और हमास के लड़ाकों के बीच जंग चल रही है। अंदर इलाज के अभाव में जिंदगी मौत से लड़ रही है। अल शिफा अस्पताल में मेडिकल सर्विस ठप पड़ चुकी है। न ऑक्सीजन बची है, न दवाइयां और न ही फ्यूल। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक अस्पताल में बिजली संकट के कारण मौत का आंकड़ा 20 तक जा पहुंचा है। ऑक्सीजन की कमी से 7 नए मरीजों की जान गई है। 36 नवजात बच्चों की जान खतरे में है। 1500 मरीजों की जिंदगी पर संकट आ गया है। गाजा पट्टी की धरती पर मौजूद अल शिफा अस्पताल को लेकर तकरार तेज है। दोनों इस अस्पताल पर कब्जा करना चाहते हैं। एक तरफ हमास के लड़ाके अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहते, जबकि दूसरी तरफ इजराइल की सेना जो ग्राउंड फोर्स ऑपरेशन चला रही है, वो इस अस्पताल पर किसी भी सूरत में पूरी तरह से कब्जा चाहती है। अल कुद्स अस्पताल का भी हाल बेहाल है। यहाँ करीब 1000 मरीज भर्ती हैं। ईंधन और दवाइयों की कमी है। नए मरीजों की भर्ती पर रोक लगा दी गई है। मेडिकल शटडाउन होने के हालात हैं। इंडोनेशियन अस्पताल के बाहर तो भीषण बमबारी हो रही है। ये वीडियो इसकी तस्दीक कर रहा है। गाजा के अस्पताल कभी भी बड़े नरसंहार का गढ़ बन सकते हैं, क्योंकि अल शिफा अस्पताल, इंडोनेशियन अस्पताल, अल नस्र बाल चिकित्सालय, अल अफ्दा अस्पताल, अल रंतीसी अस्पताल, अल कुद्स अस्पताल और गाजा हॉस्पिटल तक ज्यादातर अस्पताल बारूदी हमलों के गवाह बन रहे हैं। और अल कुद्स अस्पताल को लेकर खबरें आ रही हैं कि इजरायली आर्मी के टैंकों ने अस्पताल को चारों तरफ से घेर लिया है। पैलेस्टीनियन रेड क्रॉसेंट की तरफ से दावा किया गया है कि अस्पताल के आसपास हैवी गन फायरिंग हो रही है। उधर तास की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजरायल के हमलों और जरूरी चीजों के अभाव में गाजा के करीब 22 अस्पतालों में कामकाज ठप पड़ चुका है। इस बीच इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से दावा किया गया है कि उसके जवानों ने अपनी जान खतरे में डालकर केन के जरिए 300 लीटर फ्यूल अल शिफा अस्पताल में डिलीवर किया है। हालांकि हमास के डर से अस्पताल प्रबंधन उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। ईंधन को लेकर आईडीएफ और हमास दोनों तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। लगातार हो रही बारूदी वर्षा और बमबारी के बीच गाजा के अस्पतालों ने अंधेरे की चादर ओढ़ ली है। फ्यूल की कमी के कारण ज्यादातर अस्पतालों में बिजली नहीं है। इस बीच इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से दावा किया गया कि उसके जवानों ने खतरा उठाते हुए करीब 300 लीटर फ्यूल अल शिफा अस्पताल में पहुंचाने की कोशिश की है। आईडीएफ ने एक वीडियो जारी किया जिसमें जवान रात के अंधेरे में फ्यूल से भरी केन ले जाते दिखे। हालांकि आईडीएफ का ये भी दावा है कि हमास के डर से ये ईंधन अस्पताल प्रबंधन तक नहीं पहुंच पा रहा है। मामला क्या है? हमास स्वास्थ्य मंत्रालय का निदेशक इस तादाद में फ्यूल नहीं चाहता। हम उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
गाजा के अस्पतालों में मदद को लेकर आईडीएफ और हमास की तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। आईडीएफ के मुताबिक 300 लीटर ईंधन पहुंचाया। हमास ने कहा कि अस्पताल में ईंधन नहीं है। आईडीएफ का कहना है कि सैनिकों ने डिलीवरी की, जबकि हमास कह रहा है कि आईडीएफ ने सप्लाई रोकी। आईडीएफ हमास पर ईंधन छीनने का आरोप भी लगा रहा है, जबकि हमास सैकड़ों मरीजों की जान खतरे में होने का दावा कर रहा है। इस बीच एक पत्रकार ने अल शिफा अस्पताल के अंदर के हालात बयां करते हुए कहा कि स्थिति बताने लायक नहीं है। हम खाने के लिए रोटी के टुकड़े की तलाश कर रहे हैं और परिसर में बिखरे हुए लोगों के शवों को आवारा कुत्ते खा रहे हैं। उधर तुर्की की तरफ से लगातार गाजा पर हो रहे हमलों का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। अब तुर्की ने इलाज के संकट से जूझ रहे गाजा की मदद के लिए 500 टन राहत सामग्री की बड़ी खेप डिलीवर की है। तुर्की ने एक शिप गाजा के लिए रवाना किया है, जिसमें बड़ी तादाद में दवाइयां, मेडिकल डिवाइस, 8 अस्थायी फील्ड अस्पताल और 20 एम्बुलेंस भेजी गई। तो गाजा में अस्पताल का संकट खड़ा है, तो उधर लेबनान के मोर्चे पर इजरायल को कड़ी चुनौती मिल रही है और यही है हमारी अगली स्टोरी, 60 मिनट 15 स्ट्राइक। इन चुनौतियों का कड़ा जवाब दे रहा है इजरायल। आगे बढ़ने से पहले आपको उसके लेटेस्ट शॉट्स दिखा देते हैं। ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जब आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह पर एयर स्ट्राइक की गई और सीधे मिसाइल से उसके अड्डे को ध्वस्त कर दिया। आपको याद होगा, शनिवार को हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह ने एक हफ्ते में दूसरी बार इजरायल और पश्चिमी देशों को धमकी दी, युद्ध की आग को और भड़काने वाली बात कही। नसरल्लाह ने 11 नवंबर को लंबी लड़ाई का ऐलान करते हुए कहा था कि जीत का एकमात्र विकल्प जंग है। इस धमकी के अगले दिन यानी रविवार को हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायल पर भीषण हमले किए। ड्रोन से लेकर मिसाइलें तक दागी गई। 60 मिनट में 15 हवाई हमले हुए और लेबनान सीमा के पास के इजरायली इलाकों को टारगेट किया गया, जिसमें 21 लोग घायल हो गए। सवाल है कि क्या आईडीएफ के लिए लेबनान बॉर्डर पर मुसीबत बढ़ गई है? क्या ईरान के इशारे पर हिजबुल्लाह ने हमले तेज किए और हिजबुल्लाह से निपटने के लिए इजरायल का अगला प्लान क्या होने जा रहा है? गाजा युद्ध के दौरान ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्लाह ने आईडीएफ पर सबसे बड़ा हमला बोला। ताबड़तोड़ हवाई हमले हुए, मिसाइल दागी गई, 15 रॉकेट दागे गए। लेबनान बॉर्डर के पास डोवेव में इस अटैक से भारी नुकसान पहुंचा। कई गाड़ियां धू-धू कर जलती नजर आई। हिजबुल्लाह ने इस बार एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से आईडीएफ की पोस्ट को निशाना बनाया, जिसकी चपेट में आम लोग भी आ गए। मिसाइल हमले में 14 लोग जख्मी हो गए, जिसमें एक की हालत गंभीर है। इनमें कुछ घायल बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, जो लेबनान की ओर से हुई कार्रवाई में पहले से खराब पड़ी पावर लाइन को ठीक करने के लिए आए थे। इजराइल के उत्तरी इलाके में हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने मोर्टार से भी हमला किया, जिसमें 7 जवान घायल हो गए। हिजबुल्लाह ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उसके लड़ाके इजरायली डिफेंस फोर्सेस के सर्विलांस के लिए लगे कैमरे और सेंसर उपकरणों को उड़ाते नजर आए। आईडीएफ के इन उपकरणों से हमले के बाद धमाका और उसके बाद आग की लपटें उठती हुई नजर आई। इजराइल को हिजबुल्लाह ने सिर्फ मिसाइल और रॉकेट से टारगेट नहीं किया, बल्कि ड्रोन से भी बारूद बरसाया गया। हिजबुल्लाह की ओर से जारी फुटेज में उसकी कामकाजी ड्रोन इजराइल के ठिकानों पर हमला करते नजर आए। दक्षिणी लेबनान की ओर से हमले तेज हुए तो आईडीएफ ने भी भीषण पलटवार किया। इजराइल की एयरफोर्स ने स्ट्राइक कर दी। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों और हथियार डिपो को ध्वस्त करने का दावा किया गया। इनमें वो जगह भी शामिल थी जहां से आईडीएफ की पोस्ट को टारगेट किया गया था। आईडीएफ भी मानती है कि लेबनान बॉर्डर पर हालात खराब हैं। इस बात का पता इससे भी चलता है कि गाजा से ज्यादा इजराइल की फोर्स और फाइटर जेट लेबनान बॉर्डर पर तैनात हैं। तो 7 अक्टूबर को गाजा युद्ध की शुरुआत से ही लेबनान के मोर्चे पर ईरान के समर्थन वाला गुट हिजबुल्लाह एक्टिव है। वो लगातार इजरायल के इलाकों में हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह के हमले में अब तक आईडीएफ के 6 जवान मारे जा चुके हैं, जबकि आईडीएफ की कार्रवाई में लेबनान की तरफ 80 से ज्यादा लोग मारे गए। मारे गए इन लोगों में 71 हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं। गाजा जंग में ईरान या फिर उसके समर्थन वाले गुट सिर्फ इजरायल नहीं
बल्कि अमेरिका के लिए भी मुसीबत बनते जा रहा है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं यह आपको आगे बताएंगे, पहले आप ये जान लीजिए। अमेरिका ने पूर्वी सीरिया में उन ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है जहां ईरान समर्थित ग्रुपों ने पनाह ली हुई है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने खुद इसकी जानकारी दी। जंग के बीच अमेरिका का यह कदम बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि ईरान पर लगातार आरोप लगता रहा है कि वो इजरायल के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले हमास को फंडिंग करने के साथ दूसरी तरह से भी उसकी मदद कर रहा है। लेकिन बाइडेन पेंटागन के इस कदम से सहमत नहीं दिख रहे। वो अपने ही रक्षा मंत्रालय के ईरान के मोहरों के खिलाफ आक्रामक बमबारी के विकल्प के विरोध में है। पेंटागन की दलील से अलग लाइन उन्होंने ले ली है। तो क्या अमेरिका को ईरान से डर लगने लगा है? आखिर बाइडेन क्यों ईरान के गुटों पर एयर स्ट्राइक नहीं चाहते? क्या बाइडेन को चुनाव की चिंता सता रही है? सीरिया के अल्बू कमाल और मयादीन शहर में रविवार को अमेरिका ने एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। ये वो इलाके हैं जहां ईरान समर्थक मिलिशिया के ठिकाने बने हैं। अमेरिका ने दूसरा अटैक मयादीन शहर के करीब एक पुल के नजदीक किया। सीरिया और इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया पर 2 हफ्ते के अंदर अमेरिका का ये तीसरा बड़ा हमला है। यूएस का दावा है कि ये संगठन हमले कर अमेरिकी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाते रहते हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा, ये एयर स्ट्राइक बाइडेन के आदेश पर की गई है। उनकी तरफ से ये साफ संदेश है कि अमेरिका अपने हितों और सैनिकों की सुरक्षा करेगा। पेंटागन अब ईरान के समर्थन वाले इन गुटों पर आक्रामक बमबारी की दलील दे रहा है। ये प्रस्ताव बाइडेन के पास भी गया, लेकिन उन्होंने इसे खारिज कर दिया। बाइडेन का मानना है कि ये कदम ईरान के साथ संघर्ष को भड़काने वाला होगा। बाइडेन के डर की वजह यह भी है क्योंकि सीरिया में कोनिको गैस फील्ड के इलाके में अमेरिकी बेस पर रॉकेट अटैक किए गए। तो वहीं इराक में भी टारगेट पर अमेरिकी सेना है। यहाँ हुए हमले में ईरान समर्थित लड़ाकों ने MQ-1 अमेरिकी ड्रोन गिराने का दावा किया। ईरान का दावा है कि अमेरिकी ड्रोन पर यह अटैक 358 एंटी ड्रोन मिसाइल से किया गया। उससे सतह से हवा में मार करने वाली 358 मिसाइल के इस्तेमाल को दर्शाने वाले सबूत भी साझा किए। ये पहली बार है जब ईरान ने अमेरिकी ड्रोन को अपनी मिसाइल से तबाह करने का वीडियो जारी किया। ईरान के विदेश मंत्री आमिर अब्दुल्लाहियान ने आरोप लगाया कि दुनिया गाजा में फुल स्केल अमेरिकी वॉर की गवाह बन रही है। 7 अक्टूबर को इजराइल की सरकार खत्म हो गई और वो अब अमेरिका की कृत्रिम सांस पर जिंदा है। तो ईरान भले ही अमेरिका पर जो इल्जाम लगाए, लेकिन सीरिया और इराक में यूएस अपने हमलों को सही ठहरा रहा है। सीरिया में ईरान से जुड़े ठिकानों पर अमेरिका ने F-15E लड़ाकू विमान से अटैक किया, जिसमें कुछ ईरान समर्थित सैनिकों के मारे जाने और घायल होने का दावा है। अमेरिकी फौज ने लड़ाकों की ट्रेनिंग के ठिकाने, हथियार गोदाम पर भी एयर स्ट्राइक की। अक्टूबर से अब तक इराक और सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर हुए 48 हमलों में 56 सैनिक घायल हुए। आपको बता दें कि सीरिया में अमेरिका के 900 जबकि इराक में 2500 सैनिक मौजूद हैं। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में उसके बहुत सारे बेसेस हैं जहां पर अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, खासकर ईरान के चारों तरफ। तो एक तरफ अमेरिका ईरान के मोहरों को ध्वस्त कर रहा है, तो वहीं ईरान भी अपने हथियारों के जरिए उसे ललकार रहा है। ईरान के मीडिया में एक वीडियो जारी किया गया। इस वीडियो में सीरिया के T4 एयरबेस पर शाहिद 129 ड्रोन को उतरते दिखाया गया है, जिसे एक बड़े से मालवाहक विमान से वहां से ले जाया गया। इसी बेस पर उसके अलग अलग पुर्जों को जोड़कर ड्रोन को तैयार करते हुए दिखाया गया। ईरान की ड्रोन ताकत का एक और वीडियो सामने आया, जिसमें शाहिद 136 ड्रोन की लॉन्चिंग को दिखाया गया। पहली बार इसे अलग अलग तरीके से लॉन्च करते हुए दिखाया गया। एक ट्रक के ऊपर से ऐसे कई ड्रोन्स को दागते हुए दिखाया गया। एक बार फिर से आपको वो तस्वीर दिखाता हूं मैं। ये ईरान का शाहिद 136 ड्रोन है, जिसकी लॉन्चिंग के वीडियो को जारी किया गया और अलग अलग तरीके से ये ड्रोन लॉन्च किया जा सकता है, ये दिखाया गया।
इसके अलावा कार से भी इसे उड़ाया जा सकता है। वीडियो में कार के ऊपर इस ड्रोन को लगाया गया और जब गाड़ी की रफ्तार 190 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंची तब यह ऊपर की ओर तेजी से उड़ता दिखा। यानी इसे दौड़ी गाड़ी से भी दाग सकते हैं, दौड़ती हुई गाड़ी से। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का मानना है कि गाजा युद्ध लेबनान तक पहुंच चुका है और आने वाले समय में इसका और विस्तार हो सकता है, जिसके लिए ईरान भी पूरी तरह तैयार है। ऐसा लग रहा है कि अमेरिकी फौज मध्य पूर्व की जंग में उलझती जा रही है। अब तक इस अमेरिका गाजा की जंग में सीधे सीधे शामिल होने से अमेरिका इस गाजा जंग में बचता रहा, लेकिन अब ये अगली जो हमारी स्टोरी है ये बताएगी आपको कि कैसे ये कभी भी संभव हो सकता है। ईरान समर्थित मिलिशिया संगठनों की कार्रवाई ने अमेरिका को मजबूर कर दिया है इसके लिए। दरअसल ईरान समर्थित मिलिशिया ग्रुप्स अमेरिकी सैन्य अड्डों और हथियारों को लगातार निशाना बना रहे हैं। मध्य पूर्व में एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार अमेरिका को झटका लगा। अमेरिका का एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। 5 अमेरिकी सैनिकों की इसमें मौत हो गई। हालांकि इस क्रैश को फिलहाल हादसा बताया गया है, लेकिन इसे लेकर कई सवाल भी हैं। इजरायल और हमास जंग के बीच अमेरिका के लिए बहुत बुरी खबर आई है। पूर्वी भूमध्य सागर में साइप्रस के पास अमेरिका का MH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे में ब्लैक हॉक में सवार 5 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई। यूएस यूरोपियन कमांड ने अपने शुरुआती बयान में बताया, ब्लैक हॉक हवा में फ्यूल भरने की ट्रेनिंग के दौरान क्रैश हुआ। हादसे की डिटेल जांच के आदेश दिए गए हैं। ये साफ नहीं हो पाया है कि क्या हेलीकॉप्टर टैंकर प्लेन से टकराया था या फिर नहीं, क्योंकि हवा में तेल भरते वक्त ऐसे हादसे पहले भी हुए हैं। इसी साल मार्च में अमेरिकी सेना के 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर हवा में तेल भरने की ट्रेनिंग के दौरान क्रैश हो गए थे। तब 9 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई थी। अमेरिकी सेना की तरफ से ब्लैक हॉक क्रैश के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। अमेरिकी सेना ने यह भी नहीं बताया कि ब्लैक हॉक किस लोकेशन पर हादसे का शिकार हुआ और इसने कहां से उड़ान भरी थी। हालांकि ये दुर्घटना है या फिर कोई साजिश का हिस्सा, इसको लेकर अब तक कोई वजह साफ नहीं हो पाया है। फिलहाल अमेरिकी प्रशासन भूमध्य सागर में उस विमान के मलबे और अमेरिकी सैनिकों के शव को ढूंढने की कोशिश कर रही है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस विमान के गिरने में एक बड़ी साजिश हो सकती है। साजिश के तार रशिया, इसके अलावा हमास, साथ साथ लेबनान और सीरिया से भी जोड़कर देखे जा रहे हैं। अमेरिकी हेलीकॉप्टर के क्रैश होने को लेकर कई सवाल हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिकी हेलीकॉप्टर पर किसी ने हमला तो नहीं किया। सवाल यह भी है कि कहीं ब्लैक हॉक क्रैश के पीछे ईरान समर्थित मिलिशिया ग्रुप तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि ब्लैक हॉक को हुती इराकी रेजिडेंस फोर्स या फिर हिजबुल्लाह ने निशाना बनाया हो, या फिर यह एक तकनीकी खामी का मामला है। तो मध्य पूर्व में लगातार ऐसे डेवलपमेंट हो रहे हैं जो अमेरिका को बड़ी कार्रवाई के लिए उकसा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या अमेरिका मध्य पूर्व में फुल स्केल वॉर में उतरेगा। यह सवाल इसलिए क्योंकि अब मिलिशिया ग्रुप अमेरिकी फौज को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि 5 दिन पहले ही यमन के तट पर हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के अटैक ड्रोन MQ-9 रीपर को मार गिराया था। यमन के हूती विद्रोहियों ने 19 अक्टूबर को अमेरिकी शिप USS कारने पर 3 मिसाइलें दागी और कई ड्रोन अटैक किए। हालांकि अमेरिका ने दावा किया था कि मिसाइलों और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करके नाकाम कर दिया गया। 7 अक्टूबर से अब तक अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों पर 48 हमले हो चुके हैं। पेंटागन के मुताबिक इन हमलों में 56 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं और इसीलिए यह सवाल हम पूछ रहे हैं कि क्या अमेरिका अब मिडिल ईस्ट में किसी फुल स्केल वॉर में उतरेगा। ये ब्लैक हॉक का इस तरह से गिरना हादसा था या हमला। लेकिन अब यह अगली स्टोरी बहुत अहम है। आखिरकार इस विनाश का विलेन कौन है। गाजा में चल रही जंग में इजरायली सेना और हमास आमने सामने है। 38 दिनों से चल रही लड़ाई में अब तक हजारों टन बारूद बरस चुका है। 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आइए बिग वॉल पर आपको कुछ डेटा दिखाता हूं मैं। देखिए आपके सामने, एक तरफ इजरायली सेना है तो दूसरी तरफ हमास के लड़ाके हैं। मिडिल ईस्ट में जो ये वॉर गेम हो रहा है, जरा इसको आप समझिए। कई ताकतवर देशों के लिए यह युद्ध एक मौका बन गया है। कैसे, समझिए। इजरायल के पीछे अमेरिका पूरी ताकत के साथ खड़ा है तो दूसरी तरफ हमास को ईरान का खुला समर्थन है। अमेरिका हो या ईरान, दोनों इस युद्ध के बहाने अपने हथियारों की ताकत दिखा रहे हैं। ईरान के साथ रूस और चीन भी खड़े हो गए हैं और इस तरह से मध्य पूर्व की खतरनाक लड़ाई में भले ही इजरायल और हमास चेहरे के तौर पर आपको दिख रहे हो, लेकिन
मिडिल ईस्ट का असली वॉर गेम अमेरिका, रूस और चीन खेल रहे हैं। जब से इजराइल और हमास के बीच लड़ाई शुरू हुई, चीन का रुख मुस्लिम देशों के पक्ष में रहा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है। हकीकत में चीनी कंपनियां इजराइल को हथियार सप्लाई कर रही हैं। देखिए कैसा वॉर गेम है। चीन है ईरान के साथ, ईरान है हमास के साथ, और चीन की कंपनियां इजराइल को हथियार दे रही हैं, ड्रोन दे रही हैं। कैसे पर्दे के पीछे से सुपर पावर्स का यह वॉर गेम चल रहा है, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। गाजा पट्टी का जंगी मैदान भले ही अमेरिका और चीन से बहुत दूर हो, दोनों देशों से सैकड़ों किलोमीटर दूर हो रही ये लड़ाई अमेरिकी और चीनी हथियार कंपनियों के लिए फायदे का सौदा बन गई। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है, ड्रोन अटैक तेज होते जा रहे हैं। ऐसे में युद्ध के मैदान में ड्रोन्स की डिमांड बढ़ गई है। इजरायली न्यूज वेबसाइट ग्लोब्स की रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के बाद इजराइल में अमेरिकी और चीनी ड्रोन्स का आयात बढ़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन और अमेरिका के हजारों ड्रोन इजराइल पहुंच चुके हैं। इस रिपोर्ट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला दावा ये कि इजराइल ने हजारों की संख्या में चीनी ड्रोन्स मंगाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी ड्रोन्स की तुलना में चीनी ड्रोन्स सस्ते हैं। अमेरिकी ड्रोन्स की कीमत चाइनीज ड्रोन के मुकाबले 5 गुना ज्यादा है। चीनी ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई भी ज्यादा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका भी एक वॉर गेम खेल रहा है। कभी अमेरिकी युद्ध विराम की बात करता है तो कभी हथियारों की सप्लाई बढ़ा देता है। अमेरिका ने भूमध्य सागर से लेकर लाल सागर तक अपने 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात कर रखे हैं। अमेरिका का शक्तिशाली थॉड मिसाइल सिस्टम और पैट्रियट मिडिल ईस्ट में तैनात है। अमेरिका मिसाइलें और गोला बारूद भी सप्लाई कर रहा है, लेकिन पहली बार अमेरिका को लेकर एक बहुत सनसनीखेज दावा किया गया है। अल जजीरा न्यूज चैनल पर गाजा पट्टी के निवासी ने बड़ी बात कही। दावा किया गया कि गाजा पट्टी में इजरायली सेना के साथ अमेरिकी सैनिक भी लड़ रहे हैं। हालांकि अल जजीरा ने इस दावे के पक्ष में कोई सबूत पेश नहीं किया, लेकिन यह पहली बार नहीं है जब अमेरिकी सैनिकों के युद्ध के मैदान में उतरने की बात कही गई हो। ऐसी रिपोर्ट्स सामने आ चुकी है जिनमें दावा किया गया था कि हमास की सुरंग नेटवर्क को बर्बाद करने के लिए अपने डिफेंस एक्सपर्ट गाजा पट्टी में भेजेगा। और एक चौंकाने वाला बड़ा फैक्ट यह है कि अमेरिका हो या रूस या फिर चीन, ये सभी ताकतवर मुल्क मध्य पूर्व की लड़ाई को अपनी ताकत बढ़ाने के मौके के तौर पर देख रहे हैं। यह लड़ाई इन देशों के लिए अपने हथियारों की ताकत की नुमाइश का मौका बन गई है। जब से मध्य पूर्व में लड़ाई शुरू हुई है, अमेरिकी हथियारों की डिमांड तेजी से बढ़ी है। अमेरिका में तोप के गोले बनाने वाली कंपनियों के लिए यह युद्ध फायदे का सौदा बन गया है। अमेरिकी डिफेंस कंपनियों के शेयरों के भाव लगातार चढ़ रहे हैं। इजराइल में चीन के सस्ते ड्रोन्स की डिमांड भी काफी ज्यादा है। सिर्फ अमेरिका और चीन नहीं, रूस में बने हथियारों की डिमांड भी बढ़ी है। ईरान समर्थित मिलिशिया संगठनों में रूसी एयर डिफेंस सिस्टम और एंटी शिप मिसाइल की मांग बढ़ी है। और देखिए, हथियारों के बारे में कहा जाता है कि उनको सबसे ज्यादा जरूरत होती है युद्ध की, और इस वक्त दुनिया में 2 युद्ध चल रहे हैं। बहुत आसान है यह अंदाजा लगाना कि आखिर इससे किसको फायदा हो रहा है और कौन है जो टारगेट पर है। और जब हथियारों की बात हो रही है, सुपर पावर्स के दखल की बात हो रही है, तब अमेरिका से एक चौंकाने वाली खबर आई है। सोचिए, जिस पेट्रियट सिस्टम को अमेरिका ने यूक्रेन को दिया, मिडिल ईस्ट में तैनात करने का फैसला किया, अमेरिका उसी पेट्रियट सिस्टम की भारी कमी झेल रहा है। अमेरिका दुबई एयर शो में पेट्रियट सिस्टम भेजने वाला था, लेकिन इराक सीरिया में हो रहे हमलों ने उसकी मुश्किल बढ़ा दी। उसके बाद अमेरिका को सीरिया और इराक में अपने बेस को बचाने के लिए यह फैसला बदलना पड़ा। अमेरिका के पास डिफेंस सिस्टम की कमी यह बड़ा चौंकाता है, क्योंकि अमेरिका इस वक्त 2 देश ऐसे हैं जिनको सीधे तौर पर डिफेंस सिस्टम दे रहा है जो वॉर में है। एक इजराइल, दूसरा यूक्रेन। अब यह जो है यह बड़ा चौंकाने वाला है। इजराइल जंग से अमेरिका की एक बड़ी कमजोरी सामने आ गई है। इसी हफ्ते दुबई एयर शो में पेट्रियट डिफेंस सिस्टम रखा जाना था। गाजा में जंग छिड़ने के बाद अमेरिका ने यह प्लान ड्रॉप कर दिया। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस को हमलों से बचाने की इस वक्त उसके सामने बड़ी चुनौती है। अमेरिकी सैन्य अफसर कई सालों से चेतावनी दे रहे हैं।
अमेरिका की जरूरतों के मुताबिक इंटरसेप्टर सिस्टम नहीं है उनके पास। एक साथ चीन की घेराबंदी, यूक्रेन जंग और फिर मिडिल ईस्ट का यह मोर्चा, ये कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए अब एक मुश्किल साबित हो रहा है। ये हम आपको वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से जानकारी दे रहे हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि पेट्रियट डिफेंस सिस्टम काम कैसे करता है। यह है आपके सामने पेट्रियट डिफेंस सिस्टम। इसके 4 हिस्सों के जरिए इसको समझिए। जो पहला पार्ट आप देख रहे हैं वो है रेडार, जो टारगेट को डिटेक्ट करता है और ECS यानी एंगेजमेंट कंट्रोल स्टेशन को डेटा भेजता है। इसके बाद एंगेजमेंट कंट्रोल स्टेशन रेडार से आया डेटा लॉन्च स्टेशन को भेजता है। इसी डेटा से लॉन्चिंग स्टेशन, जो 16 इंटरसेप्टर मिसाइलों से लैस होता है, से टारगेट की सटीक लोकेशन रिसीव करता है और इसके बाद इंटरसेप्टर मिसाइल ECS की कमांड पर मैन्युअली या रिमोट से फायर होती है और टारगेट को तबाह कर देती है। यह पेट्रियट सिस्टम मिडिल ईस्ट में कई देशों ने अमेरिका से मांगा है और जॉर्डन को तो उसने अभी दिया भी है, और जॉर्डन ने उसी पेट्रियट सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए एक मिसाइल जो इजराइल की तरफ जा रही थी उसको मार भी गिराया। गाजा युद्ध को लेकर अमेरिका और इजराइल में मतभेद फिर उभर आए। पिछले हफ्ते अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि युद्ध के बाद इजराइल गाजा पट्टी पर कब्जा नहीं कर सकता, लेकिन अरब वर्सेस इजराइल की इस स्टोरी में इसकी इनसाइड स्टोरी आपको बताता हूं मैं। नेतन्याहू को अमेरिका का यह रुख पसंद नहीं आ रहा है। नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि उन्हें फिलिस्तीनी सरकार के शासन का प्रस्ताव मंजूर नहीं है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी का कोई मतलब नहीं है। जैसे जैसे गाजा युद्ध आगे बढ़ रहा है, नेतन्याहू पर युद्ध की रफ्तार कम करने का प्रेशर बढ़ रहा है। एक तरफ अमेरिका संकेत दे रहा है तो दूसरी तरफ फ्रांस ने गाजा पट्टी में हो रहे खून खराबे को लेकर इजरायली सेना को कटघरे में खड़ा कर दिया है। युद्ध के पहले 38 दिनों में 35,000 टन से ज्यादा बारूद ने गाजा पट्टी का नक्शा बदल दिया है। 2,20,000 से ज्यादा घर मलबे का ढेर बन चुके हैं। इजरायली सेना की बमबारी ने 35 बड़े अस्पतालों और 278 स्कूलों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 4,500 से ज्यादा बच्चे हैं। गाजा पट्टी का ऐसा हाल देखने के बाद अब वो मुल्क भी नेतन्याहू को नसीहत दे रहे हैं जो अब तक इजराइल के साथ खड़े थे। पहले अमेरिका ने नेतन्याहू पर युद्ध विराम का दबाव बनाया, अब फ्रांस कह रहा है कि आम लोगों का खून बहाना बंद करो। इजरायली सेना की भीषण बमबारी को लेकर पश्चिमी देशों की तरफ से दिया गया ये सबसे तीखा बयान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने युद्ध विराम की अपील की और फिर इजराइल से कहा गाजा में महिलाओं और बच्चों को मारना बंद करे। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने कहा कमजोर लोगों पर बमबारी करने और उन्हें मारने का कोई कारण नहीं था। मैक्रो ने कहा इजरायली सेना ने जो किया उसे किसी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने ये सख्त बातें बीबीसी को दिए इंटरव्यू में कही। मैक्रो की ऐसी बातों से नेतन्याहू भड़क गए। नेतन्याहू ने कहा फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने आरोपों में तथ्यात्मक और नैतिक रूप से गंभीर गलती की है कि इजराइल जानबूझकर नागरिकों पर बमबारी कर रहा है। नेतन्याहू का गुस्सा बता रहा है कि गाजा पट्टी में भारी खून खराबे के बाद पश्चिमी देशों का समर्थन घट रहा है, क्योंकि कोई भी पश्चिमी देश गाजा में बह रहे खून और बर्बादी से खुद को नहीं जोड़ना चाहता है। तो देखिए, हमास पर हमले को लेकर इजराइल दुनिया में अलग थलग पड़ता भी दिख रहा है। सऊदी अरब के साथ रिश्ते सामान्य होने को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन गाजा युद्ध से सब कुछ बदल गया। अब सऊदी अरब कह रहा है कि सऊदी अरब कह रहा है कि तुम हमारे भाइयों की हत्या करो और हम दोस्ती निभाएं, ऐसा हो नहीं सकता। माना जा रहा है कि इसके बाद बातचीत पटरी से उतर सकती है, लेकिन इसके बावजूद अरब वर्सेस इजराइल इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि जियोपॉलिटिक्स में 2+2=4 अक्सर होता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं देश की 9 बड़ी खबरों की। महाराष्ट्र के मालेगांव में थिएटर में टाइगर 3 के शो के दौरान आतिशबाजी पर उद्धव ठाकरे ग्रुप ने सवाल उठाए। कहा इतने पटाखे लेकर लोग घुसे कैसे, इसकी जांच की जानी चाहिए। सलमान ने किया ट्वीट, किसी को खतरे में डाले बिना फिल्म देखे। महाराष्ट्र के अहमदनगर में मंदिर में घुसकर पूजा रोकने का वीडियो वायरल। महिलाओं और भक्तों से मारपीट, मुस्लिम समुदाय के लोगों पर आरोप।
मध्य प्रदेश के बड़वानी में पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला। बोले, कांग्रेस ने हमेशा से आदिवासियों और ओबीसी समुदाय का अपमान किया, बीजेपी ने आदिवासियों का सम्मान बढ़ाया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का रोड शो। चुनावी रैली में बीजेपी पर बोला हमला। कहा, बीजेपी ने आम आदमी का पैसा उद्योगपतियों की जेब में डाला। बेंगलुरु में तेज रफ्तार कार का कहर, सड़क पर कई वाहनों को मारी टक्कर, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सियासत। मंत्री गोपाल राय ने पटाखे जलाने को लेकर बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा, कुछ लोगों को दिवाली मनाने से दिक्कत। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में आदित्य मॉल में आग से हड़कंप। लिफ्ट में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पंजाब के मोहाली में खेतों में लगातार जलाई जा रही पराली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसानों को पराली जलाने से रोका। कहा, एफआईआर दर्ज कर उचित कार्रवाई की जाएगी। और कर्नाटक के उडुपी में मछुआरों की कई नावों में लगी आग। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू।